मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पिछले 8 सालों में गन्ने की खेती और खेतियों में, तो हमने ये पाया है कि आप जो है गन्ने की फसल बराबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको बीच में गन्ने के अलावा दूसरी फसल भी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि आप उतना उत्पादन बराबर नहीं ले सकते हैं। अगर आपने गन्ना काटा है तो आपको पेड़ी, और पेड़ी के बाद अगर आपने तिपेड़ी ले ली और तिपेड़ी काट के भी आप गन्ना करना चाहते हैं तो फिर अगले बार आपको गन्ने का उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। आप चाहे उसमें कुछ करिए, चाहे जितनी गोबर की पास डालिए, चाहे कुछ डालिए, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये होता है कि खेत में जो कार्बन्स होते हैं ज़मीन के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फंगस का अटैक ज़्यादा हो जाता है। और गन्ने में या किसी फसल को मानिए फंगस बिल्कुल बर्बाद कर देती है। एक बार कीड़ा लगने पे या कीटनाशक होने की मतलब कीटों के प्रकोप से आपकी फसल 25 से 30-40% नुकसान होगा, मगर फंगस से आपकी फसल पूरी 100% बेकार हो जाएगी, क्योंकि फंगस हमेशा ख़त्म कर देता है। और अगर बराबर आप गन्ने पे गन्ना करें तो गन्ने की जुताई नहीं हो पाती है खेत की, जिससे खेत खुला नहीं छोड़ते हैं, तो उससे जो है फंगस का प्रकोप ज़्यादा रहता है और जो है आप अच्छी फसल नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि गन्ने को बीच में एक फसल 1 साल के लिए छोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने पेड़ी काट ली, अगर दिसंबर भर में आप पेड़ी काट रहे हैं तो बड़े आराम से गेहूँ बो सकते हैं। अगर आप उसके बाद भी गेहूँ नहीं बो पा रहे हैं जनवरी में, फिर आप गेहूँ मत बोइए। जनवरी में फिर आप कई मक्का आती हैं 15 जनवरी के बाद जिनकी बुआई शुरू हो जाती है, उनको जो है लगाइए। उससे ये होगा कि आपको मक्का भी अगर हरा भुट्टा बेचना चाहेंगे तो आपको ये हरा भुट्टा आपका तैयार हो जाएगा मार्च तक। आप हरा भुट्टा बेच लीजिए, अच्छा मुनाफा आएगा। उसके बाद आप उड़द बो सकते हैं। उड़द बोने के बाद उड़द काट लीजिए आप जून में, फिर आप धान भी लगा सकते हैं उसमें 1509 धान लगा के आप बड़े आराम से 8 टब में गन्ना जो है बो सकते हैं अक्टूबर में। और गन्ना अगर आप अक्टूबर में बोएं तो सह फसली में मेरा मानना है कि आप हमेशा आलू लगाएं, क्योंकि आलू जो है आलू के लिए जो स्प्रे होते हैं वही गन्ने के लिए स्प्रे होते हैं। और आलू के खेत में आप इतना पोषण देते हैं उसको, जैसे बोरान देते हैं, कैल्शियम देते हैं, पोटास देते हैं, यूरिया देते हैं और फास्फोरस देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं। उसके अलावा आप कई उसमें पीजीआर डालते हैं, तो उसके बीच में वो सह फसली आप करते हैं गन्ने के साथ में आलू, तो आपको सबसे ज़्यादा लाभ ये होगा कि आलू खुदने के बाद जब आप अपने गन्ने पे मिट्टी चढ़ाएंगे तो आपको गन्ने में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि सबसे अच्छी सह फसली आलू है। तो मैं सभी किसान भाई से आग्रह करता हूँ कि वो गन्ने पे गन्ना ना करें। और दूसरी एक चीज़ का और मैं किसानों से कहना चाहता हूँ कि वो गन्ना मतलब ये नहीं कि आप 10 एकड़ बो रहे हैं और 2500 कुंटल निकाल रहे हैं। आप 25 बीघे बोइए, 3000 कुंटल निकालिए। बाकी आप और भी फसल रखिए, क्योंकि सारी फसल रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि संतुलित फसल का भी रहना ज़रूरी है। और आपने 50-60 बीघे गन्ना बो दिया, उसके बाद आप उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं, नहीं, वो 60 बीघे की लागत 7 बीघे का समय आप 30 बीघे में दीजिए और 100+ निकालिए। आपको हमेशा अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और जो बाकी बची 30 बीघे है उसमें गेहूँ करिए, धान करिए, मक्का करिए, बाकी चीज़ें करिए। तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए मेरे कुछ टिप्स हैं जो शायद आपको पसंद आए, तो ज़रूर फॉलो करिए। बाकी आप किसान हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको।